दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद DSR में। साथियों, आज के इस वीडियो में 69,000 शिक्षक भर्ती, 67,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन और TGT PGT भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर के क्या बड़ी खबर है। तो आप सभी को बता दें, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को उत्तर प्रदेश कैबिनेट मीटिंग से मंजूरी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश में गतिमान तथा नई सभी शिक्षक भर्तियों को लेकर के अब बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है कि सभी शिक्षक भर्तियों का आयोजन, चाहे गतिमान हो चाहे वह भविष्य में आने वाली शिक्षक भर्तियां हो, सभी का आयोजन नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा ही कराया जाएगा। ये तो पुष्टि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से स्वयं कर दी गई थी। अब इसको लेकर के एक बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है, जिसको शेयर करते हैं आप सभी के साथ। आप सभी लोग देख सकते हैं, शिक्षा सेवा चयन आयोग के मुख्यालय के लिए होगा संघर्ष। प्रयागराज में नहीं बना मुख्यालय तो लगेगा शहर की पहचान को झटका। अब क्या है खबर, पढ़ते जानते हैं इसको विस्तार से। उच्च शिक्षा निदेशालय को लखनऊ शिफ्ट किए जाने की तैयारियों के बीच शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की घोषणा कर दी गई। स्पष्ट संकेत है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का मुख्यालय लखनऊ में बनाए जाने की तैयारी है। ऐसे में दो महत्वपूर्ण भर्ती संस्थानों का अस्तित्व समाप्त होने के साथ ही प्रयागराज की पहचान को एक और झटका लगेगा। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। ऐसे में प्रयागराज स्थित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। दोनों ही भर्ती संस्थाएं प्रयागराज की पहचान है। प्रतियोगी छात्र चाहते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का मुख्यालय प्रयागराज को ही बनाया जाए, लेकिन अब इसकी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। उच्च शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राचार्यों की भर्ती के लिए रिक्त पदों की गणना करना और भर्ती के लिए पदों का अध्याचन भेजा उच्च शिक्षा निदेशालय की जिम्मेदारी है। निदेशालय को लखनऊ शिफ्ट किए जाने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी और इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का मुख्यालय भी अब लखनऊ को ही बनाया जाएगा। वहीं प्रतियोगी छात्रों ने प्रयागराज में शिक्षा सेवा चयन आयोग का मुख्यालय बनाए जाने की मांग शुरू कर दी है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे एवं मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे, प्रतियोगी छात्र मोर्चा के प्रदेश संयोजक अनिल उपाध्याय, अध्यक्ष विक्की खान समेत तमाम संगठनों के छात्र नेताओं ने इसके लिए संघर्ष की घोषणा कर दी है। अब आप सभी को बता दें, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो गठन किया जाएगा उसका मुख्यालय 100% लखनऊ में ही बनेगा। इन खबरों को आप सभी लोग देख सकते हैं। मुख्यालय नहीं बना तो अर्थव्यवस्था को लगेगा झटका। शिक्षा आयोग के खिलाफ कल होगा प्रदर्शन। क्या है, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के खिलाफ छात्र लामबंद हो गए और 6 जनवरी को पत्थर गिरजाघर के पास धरना प्रदर्शन की घोषणा की गई। यह निर्णय युवा मंच की बुधवार को छोटा बगाड़ा स्थित एनी बेसेंट स्कूल में हुई आम सभा में लिया गया। धरना प्रदर्शन के दौरान शिक्षा सेवा आयोग का गठन न करने और उच्च शिक्षा निदेशालय को प्रयागराज में बनाए रखने की मांग को लेकर के प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा। युवा मंच के संयोजक राजेश सचान और अध्यक्ष अनिल सिंह का कहना है कि प्रदेश में बेरोजगारी की स्थिति भयावह है। शिक्षकों के हजारों पद रिक्त पड़े हैं, अलग अलग भर्ती संस्थाएं पदों को नहीं भर पा रही। ऐसे में एक आयोग बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में समय से भर्ती को कैसे पूरी कर सकेगा। तो अब देखना यह है, क्या इस तरीके से छात्रों के रोष को देखते हुए मुख्यालय स्थानांतरित किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ये तो सरकार का ही डिसीजन है, लेकिन 100% चांसेस है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद उसका मुख्यालय लखनऊ में होगा और जो वहां से स्थानांतरण की बात की जा रही है जितने मुख्यालयों को, उन सभी को सरकार स्थानांतरित करने के बाद ही दम लेगी, चाहे जितना विरोध उसे झेलना पड़े। अब बात कर लेते हैं, चयन बोर्ड को मुख्यालय बनाने की मांग की गई है। क्या है खबर, प्रतियोगी छात्र मांग कर रहे हैं कि एलनगंज स्थित माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को नए शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का मुख्यालय बनाया जाए। छात्रों का कहना है कि चयन बोर्ड की अपनी बिल्डिंग है और यह काफी बड़ी है। अध्यक्ष, सदस्यों, कर्मचारियों के बैठने के लिए बिल्डिंग में पर्याप्त जगह है। नए आयोग के गठन के बाद चयन बोर्ड का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ऐसे में चयन बोर्ड को आसानी से मुख्यालय बनाया जा सकता है और इसे फिजूल खर्ची भी नहीं होगी। देखना इस तरीके के कार्य क्या नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के मुख्यालय को प्रयागराज में शिफ्ट करा पाते हैं या सरकार की मंशा के अनुरूप नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का मुख्यालय लखनऊ में ही स्थापित किया जाएगा। आगे जो भी अपडेट इससे संबंधित आएगी चैनल के माध्यम से शेयर करेंगे। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर बड़ी अपडेट के बारे में। तो आप सभी साथियों को बता दें, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण सरकार की तरफ से जो लागू किया गया था, उत्तर प्रदेश की हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उसे समाप्त करते हुए बिना आरक्षण के निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया गया था और उसी को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। वहां पे SLP दाखिल की थी और SLP पे सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कल पहली ही सुनवाई में उत्तर प्रदेश सरकार को राहत प्रदान कर दी है। देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश सरकार को राहत, आयोग को 31 मार्च तक का समय। अब क्या है खबर, जानते हैं क्यों राहत प्रदान की गई है उसके बारे में। उच्चतम न्यायालय
ने बुधवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें यूपी सरकार को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए आरक्षण के बिना शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा की पीठ ने राज्य सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों पर संज्ञान लिया। पीठ ने निर्देश दिया कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक आयोग को 31 मार्च 2023 तक स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण से संबंधित मुद्दों पर फैसला करना होगा। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को निर्वाचित प्रतिनिधियों के कार्यकाल की समाप्ति के बाद स्थानीय निकाय मामलों के संचालन के लिए प्रशासकों की नियुक्ति करने की अनुमति दी है और उसने कहा कि प्रशासकों के पास महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले लेने की शक्तियां नहीं होगी। शीर्ष अदालत इससे पहले शहरी स्थानीय निकाय चुनाव पर मसौदा अधिसूचना को रद्द करने और उसे अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के बिना चुनाव कराने के निर्देश देने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली सरकार की अपील पर सुनवाई को सहमत हो गई थी और हाईकोर्ट ने अधिसूचना को रद्द करते हुए आदेश दिया था कि सरकार चुनाव को तत्काल अधिसूचित करे क्योंकि निकायों का कार्यकाल जनवरी में समाप्त हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ी राहत मिल गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर के। अब 3 माह का समय सरकार को मिल गया है। ऐसे में सरकार की तरफ से गठन अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को अपनी कार्रवाई पूरी करने के बाद 31 मार्च तक जो है किसी न किसी निर्णय पर पहुंचकर निकाय चुनाव के बारे में ओबीसी आरक्षण पर बड़ा फैसला लेना होगा। अब देखना ये है कि 3 माह के अंदर इस आयोग का क्या कार्य रहता है और कितनी जल्दी से अपना कार्य पूरा करके एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगा। उसी के आधार पर उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में आरक्षण लागू किया जाएगा ओबीसी का। अभी आप मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव लगभग 3 महीने टल गए हैं और 3 महीने के बाद ही उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी। तो ये थी ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अपडेट। अब बात कर लेते हैं आज की एक बड़ी खबर के बारे में। बात करते हैं टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी खबर के बारे में। तो टीजीटी पीजीटी में पद बढ़ाने को आज से क्रमिक अनशन होगा शुरू। चयन बोर्ड ने 4163 पदों पर भर्ती के लिए जारी किया है विज्ञापन। विज्ञापित पदों में तदर्थ शिक्षकों के पद शामिल नहीं किए जाने से अभ्यर्थियों में है रोष और वो लगातार पद बढ़ाने के और एग्जाम डेट घोषित करने की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन करते रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने जो बड़ा फैसला लिया है वो ये है, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी टीजीटी व प्रवक्ता संवर्ग यानी पीजीटी भर्ती परीक्षा 2022 में महज 4163 रिक्त पदों का विज्ञापन जारी किए जाने का प्रतियोगी छात्र उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्रदेश भर में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक व प्रवक्ता के पद बड़ी संख्या में रिक्त हैं। तदर्थ शिक्षकों के करीब 22,000 पद रिक्त बताते हुए इसे शामिल किए जाने की मांग कर रहे हैं। प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के शीतला प्रसाद ओझा ने बताया है कि इसी मांग को लेकर गुरुवार को सुबह 11 बजे से चयन बोर्ड के बाहर क्रमिक अनशन शुरू किया जाएगा। चयन बोर्ड ने जून 2022 में यह भर्ती विज्ञापन जारी किया था। इसमें टीजीटी के 3539 पद हैं जिसमें 3213 पद बालकों और 326 पद बालिकाओं के लिए हैं। इसी तरह पीजीटी के कुल 624 पद में बालकों के लिए 549 और बालिकाओं के लिए 75 पद हैं। एडेड माध्यमिक विद्यालयों के तदर्थ शिक्षकों के मामले में दाखिल याचिका में माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने हाईकोर्ट में अब मत रखा है कि संजय सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार तदर्थ शिक्षकों को राजकोष से भुगतान करना उचित नहीं। इसी आधार पर प्रतियोगी छात्र शीतला ओझा का कहना है कि तदर्थ शिक्षकों के पदों को इस भर्ती में जोड़ा जाए ताकि अधिक से अधिक छात्रों को इस भर्ती प्रक्रिया में प्रतिभाग करने का अवसर मिल सके। अब देखना ये इस तरीके की मांग को लेकर के क्रमिक अनशन शुरू किया गया है आज से और इसका क्या परिणाम निकल करके सामने आएगा। जो भी इस भर्ती से जुड़ी प्रक्रिया या अपडेट निकल करके आएगा आप सभी के लिए चैनल के माध्यम से जानकारी शेयर की जाएगी। अब बात कर लेते हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी खबर को। साथियों, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर बड़ी खबर निकल करके आ रही है और जैसे ही नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को मंजूरी मिली है, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के लगातार गतिविधियां तेज हो गई। आप सभी लोग देख सकते हैं 13 जनवरी तक रिक्त पदों की सूचना तलब करने का आदेश जारी। करीब 67,000 पद खाली होने का अनुमान लगाया जा रहा है। प्राइमरी शिक्षकों की प्रोन्नति प्रक्रिया शुरू हुई है और इसे रिक्त पदों का एक एग्जैक्ट डाटा विभाग के पास आएगा और उसी के आधार पर नई शिक्षक भर्ती का अनाउंसमेंट कर सकता है। खबर जान लेते हैं विस्तार से। प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों की प्रोन्नति की प्रक्रिया शुरू हो गई। बेसिक शिक्षा निदेशक सुभाष सिंह ने 13 जनवरी तक सभी रिक्त पदों की सूचना तलब की। इसमें स्वीकृत पद, कार्यरत शिक्षकों की संख्या और रिक्त पदों की संख्या सभी जिलों से मांगी गई है। प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की प्रोन्नति 1 दशक के बाद हो रही है। हालांकि एक अनुमान के मुताबिक 67,000 पद रिक्त हैं, लेकिन इस बीच कई शिक्षक रिटायर हो चुके हैं। अभी विभाग प्राइमरी स्कूलों के प्रधानाध्यापक और जूनियर स्कूलों के सहायक अध्यापकों के पद पर प्रोन्नति होनी है। जूनियर स्कूल के प्रधानाध्यापकों की प्रोन्नति का मामला हाईकोर्ट में है। वर्ष 2013 में राज्य सरकार ने पहली बार गणित व विज्ञान के 29,334 शिक्षकों
की सीधी भर्ती की थी, तब पदोन्नत होकर आए शिक्षक और सीधी भर्ती के शिक्षक अपनी ज्येष्ठता को लेकर आमने सामने। सीधी भर्ती वाले शिक्षकों की मांग है कि प्रोन्नत होकर आए शिक्षकों से ज्येष्ठ हैं, जबकि सरकार ने सभी को एक समान माना। अब यह मामला हाईकोर्ट में है। अभी प्रोन्नति के लिए मेरिट के मानकों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि अभी तक मानव संपदा पोर्टल पर इसके लिए तय मानकों पर शिक्षकों का मूल्यांकन नहीं किया गया। प्रोन्नति पुराने तरीके से ही होगी। डायट प्राचार्य की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी। शिक्षकों की गोपनीय आज्ञा के आधार पर जिला स्तर पर ज्येष्ठता सूची तैयार करके आपत्तियां ली जाएंगी और ज्येष्ठता सूची के मुताबिक ही प्रोन्नति प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। तो ऐसे में आप सभी साथियों को बता दें, इस पूरी प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षा विभाग जो है उसके पास रिक्त पदों का एग्जैक्ट डाटा आ जाएगा। उसी के आधार पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का अनाउंसमेंट किया जाएगा। और आप सभी को बता दें, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2023 के दूसरी छमाही में देखने को मिलेगी। इसका विज्ञापन यानी 2023 के दूसरी छमाही में देखने को मिल सकता है। तो ये थी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी खबर के बारे अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई आज की महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की प्रक्रिया से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। तो आप सभी साथियों को बता दें, 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की पीड़ित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया गतिमान है, लेकिन उनके प्रत्यावेदन को लेकर के अब बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है। साथियों, अभी तक आप सभी लोग जानते हैं कि प्रत्यावेदन में देरी एनआईसी की तरफ से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को लेकर के थी। अब एनआईसी की तरफ से बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है कि उनकी तरफ से सॉफ्टवेयर जो है वो लगभग डेवलप कर लिया गया है और अपने अंतिम चरण पर है। और आज से उस सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो लगभग 1 हफ्ते तक चलेगी। तो आप सभी को बता दें, एनआईसी की तरफ से लगभग सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की पीड़ित अभ्यर्थियों की प्रत्यावेदन को लेकर के और उसकी टेस्टिंग प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है, जो 1 सप्ताह तक चलेगी। और टेस्टिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद आप सभी को बता दें, आप सभी के लिए ऑनलाइन प्रत्यावेदन के लिए पोर्टल लॉन्च कर दिया जाएगा और उसके माध्यम से आप सभी लोग ऑनलाइन प्रत्यावेदन जमा कर पाएंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की पीड़ित अभ्यर्थियों के लिए। तो आप सभी लोगों को बता दें, 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर पीड़ित अभ्यर्थियों के लिए ये बड़ी खबर है। और आप सभी को बता दें, एनआईसी जो जानकारी शेयर की उसके अनुसार 10 जनवरी के तक जो है नया सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है प्रत्यावेदन के लिए, उसकी टेस्टिंग प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और उसके बाद आपको बता दें, 10 जनवरी के बाद 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की पीड़ित अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आप प्रत्यावेदन लेने के लिए पोर्टल खोला जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट है 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की पीड़ित अभ्यर्थियों के लिए। अब बात कर लेते हैं 6800 से 1356 वाले मामले में कोर्ट ऑर्डर डेट को लेकर के बड़ी अपडेट के बारे में। तो आप सभी साथियों को बता दें, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी निकाय चुनाव का जो आरक्षण मुद्दा था उसमें सरकार फंसी हुई थी और इसीलिए 6800 से 1356 वाले मामले के कोर्ट ऑर्डर डिलीवर डेट को लेकर के डिले किया जा रहा था। और मैंने कहा था कि यदि उत्तर प्रदेश सरकार को निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिलती है तो 6800 वर्ष 1356 वाले मामले में कोर्ट ऑर्डर पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। कल सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिलने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार को अब 6800 वर्ष 1356 वाले मामले में बड़ी सकारात्मक अपडेट निकल करके आ रही है कि जो ऑर्डर है वो आपके रिटर्न फॉर्मेट में कंप्लीट हो चुका है। और आपको बता दें, इसी हफ्ते उसके डिलीवर डेट को लेकर के केस स्टेटस जारी किया जा सकता है हाई कोर्ट की तरफ से। अब देखना ये है कि 5 तारीख से पहले आज 5 तारीख है और 10 तारीख से पहले आपको 6800 वर्ष 1356 वाले मामले में कोर्ट ऑर्डर डिलीवर डेट को लेकर के केस स्टेटस देखने को मिल सकता है, क्योंकि सरकार जो है ओबीसी आरक्षण पर जो निकाय चुनाव में लागू किया था उस पर सुप्रीम कोर्ट से उसे बड़ी राहत मिल चुकी है। अब मामला सरकार जो चाहेगी कि 6800 से 1356 वाले मामले का ऑर्डर जल्द से जल्द डिलीवर हो जाए, क्योंकि अब निकाय चुनाव आपको बता दें लगभग 3 महीने डिले हो गए हैं। तो ऐसे में 6800 से 1356 वाले मामले में अब सकारात्मक रुख सरकार की तरफ से देखने को मिलेगा। और आपको बता दें, 10 तारीख से पहले आपको कोर्ट ऑर्डर डिलीवर डेट का केस स्टेटस कोर्ट की तरफ से देखने को मिलेगा। इसके लिए आप सभी लोग तैयार रहें और सभी 6800 चयनित साथियों को जल्द ही कोर्ट ऑर्डर डिलीवर की डेट देखने को मिलेगी। तो ये बड़ी अपडेट थी कोर्ट ऑर्डर को लेकर के, जो 6800 से 1356 वाले मुद्दे से जुड़ा हुआ था, जिसको मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।